हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी क्लासेस। हमारा ये ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं हम झारखंड का। देखो, हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा सेकंड पार्ट आया है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में भी पढ़ने जा रहे हैं। ये जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं और आपको मैंने दिखाया था कि कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। देखो, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो टीरेन एंड पीपल, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, झारखंड जो है ना, झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे नेचुरल मिनरल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और उसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो माउंटेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अगर आप देखोगे एरिया वाइज तो बिहार का जो 46% एरिया था ना, वो झारखंड का कवर था। और ऑल ओवर इंडिया झारखंड ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस। इसका एक अपना स्पेशल प्लेस है क्योंकि इसका एक अलग क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, मिनरल्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये ट्राइबल बेल्ट के लिए भी फेमस है कि ये ट्राइबल बेल्ट बोला जाता है। द वेरी एंशियंट स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ द गुंडवाना प्लॉट्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए, सबसे जो एंशियंट स्ट्रक्चर्स है ना रॉक का, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा झारखंड में। तो इसीलिए झारखंड की एक अपनी स्पेशल वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप देखेंगे तो झारखंड रीजन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक, आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट रॉक होता है, आपको पता है। और आर्कियन दो प्रकार का होता है, एक आर्कियन सिस्टम होता है और यहाँ पे धरवाड़ सिस्टम होता है। ये दोनों अवेलेबल है झारखंड में। तो झारखंड रीजन जो है वो ओल्डेस्ट रॉक आर्कियन से बना है। अब ओल्डेस्ट रॉक में जो मिनरल्स होते हैं ना, उसमें ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट याद रखना, ग्रेनाइट होते हैं, नीस होते हैं, एलिगेंट होते हैं, बसाल्ट, क्वेरसाइट रॉक्स आर प्रीडोमिनेंट, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रीडोमिनेंट में है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ग्रेनाइट, नीस, एलिगेंट, बसाल्ट, ये सारी चीज़ें प्रीडोमिनेंट हैं। द एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉक इज़ फाउंड ऑन 90% ऑफ द प्लेटू, और ये लगभग 90% ऑफ द प्लेटू पे ये आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब जो झारखंड का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो सबसे हाईएस्ट है। वेस्टर्न वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट है, इस तरीके से ये हाईएस्ट है। इसको हम पैट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम पैट रीजन बोलते हैं। लेकिन झारखंड का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पारसनाथ हिल। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा था, पारसनाथ हिल हाईएस्ट पीक। इसका जो हाइट है वो 1370 मीटर है, 1370 मीटर याद रखना, 1370 मीटर। अगर हम फीट में निकालें तो 4490 फीट में है। देखो, 4490 फीट में है। ये विकीपीडिया से लिया गया है। आप इस पर अब देखो, एग्जैक्ट अगर नहीं आएगा तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 5 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है या 10 फीट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इतना तो याद कर लो, 1370 और 4490 फीट। चलो ठीक है। और मैं आपको और बता दूं, ये जो झारखंड है ना, ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है यहाँ का। झारखंड का ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट किस तरीके की पाई जाती है, यहाँ पे वेजिटेशन किस तरीके का पाया जाता है, ये देखो, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, वो भी ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। मानसून मतलब होता है कि एक जो रिवर्सल ऑफ विंड होता है, जैसे कि एक निश्चित समय पे विंड आती है, वहाँ बारिश कराती है, फिर वो लौट जाती है। और डिसिडुअस मतलब होता है कि पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं, जहाँ पे अगर बारिश होगा तो पेड़ के पत्ते होंगे, अगर बारिश नहीं है, वहाँ पे रेन वाटर नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे जो उसके पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। तो इसे कहते हैं डेसिडुअस। तो यहाँ का फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये जो झारखंड है, यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर, ये आपको याद रखना है, टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 29.61% है, 29.61%, ठीक है। और इस झारखंड को हम रूर प्रदेश भी बोलते हैं, रूर प्रदेश। बच्चों, ये रूर कहाँ पे है? तो ये जो रूर है ये है जर्मनी में, और जर्मनी में ये रूर फेमस है कोयले के लिए। वहाँ पे कोयले का बहुत ज़्यादा एबंडेंस है और कोल प्लांट भी है, इसीलिए ये जर्मनी का जो रूर है, इसीलिए झारखंड को हम इसे रूर प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो कोल है, इट इज़ अ मेजर इन एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कोल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अवेलेबल है। और 90% इन इंडिया, मोर देन 95% ऑफ द टोटल कोक प्रोड्यूसिंग कोल रिजर्व्स आर एक्यूमुलेटेड इन झारखंड। अब देखो, कोक प्रोड्यूसिंग कोल रिजर्व्स जो हैं वो लगभग 95% सिर्फ झारखंड में ही हैं, आप समझ सकते हो। इसके बावजूद झारखंड की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल ही है,
क्योंकि 75% के आसपास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, वो किसी इंडस्ट्री में नहीं, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। और ये तो ऑल ओवर इंडिया का यही सिस्टम है कि ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। खैर, द एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द मानसून रेन। ये भी पूरा फैक्ट है इंडिया में कि अगर खेती में जो मानसून से रेन हो रहा है, मतलब जो रेनफॉल हो रहा है, जो बारिश हो रही है, उसी पे पूरा का पूरा खेती डिपेंडेंट है, क्योंकि सिंचाई वगैरह उसी से होगी, क्योंकि नहर और नाले जो होते हैं उसकी व्यवस्था उतनी सही नहीं है। तो एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बिकॉज ओनली 11% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज़ अवेलेबल फॉर इरीगेशन, ठीक है। झारखंड इज़ नोन फॉर ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू इट्स ट्राइबल पॉपुलेशन। झारखंड ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए भी फेमस है, क्योंकि कई सारे मेजर जो ट्राइबल्स हैं वो झारखंड में हैं, और इसको ट्राइबल बेल्ट भी इसलिए कहा गया है शुरू से। 2011 के सेंसस के अनुसार जो ट्राइबल हैं वो लगभग 26% है पूरे राज्य के। आप समझ सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन में 26.27% ट्राइबल की पॉपुलेशन है वहाँ पे, और लगभग 32 तरह के वहाँ पे ट्राइबल्स वहाँ पे झारखंड में रहते हैं, जिसमें जो मेजर ट्राइबल्स हैं जैसे कि संथाल हो गए, ओराउन हो गए, संथाल, ओराउन, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया, ये सारे ट्राइबल हैं वहाँ पे जो मेजर ट्राइब्स हैं, और भी कई सारे छोटे छोटे ट्राइबल्स हैं। लाइक द ट्राइबल्स, सदान आर ऑल्सो नेटिव टू द झारखंड। देखो भाई, ये झारखंड का एरिया है, यहाँ कुछ ट्राइबल्स हैं, कुछ नॉन ट्राइबल्स हैं। जो झारखंड के नेटिव हैं और नॉन ट्राइबल्स हैं उनको बोलते हैं सदान, उनको बोलते हैं सदान। और जो झारखंड के बाहर के हैं जैसे कि यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के, यदि वो जाके झारखंड में बसते हैं तो उनको बाहरियों को बोलते हैं डीकू। ये आपको याद रखना है, बाहरी को बोलते हैं डीकू, वहीं के लोगों को बोलते हैं सदान, और ट्राइबल तो ट्राइबल हैं ही। सबसे ज़्यादा हिंदूज़ की पॉपुलेशन है वहाँ पे झारखंड में, और सेकेंड थर्ड प्लेसेस पे मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज झारखंड की हिंदी है, याद रखना बच्चों, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और उर्दू जो है सेकेंड स्टेट लैंग्वेज है। तो इतना हमें थोड़ा सा बेसिक हमने चीज़ें पढ़ा। इसमें आपको क्या याद करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं क्या याद करना है, कि देखो ट्राइबल जो है यहाँ पे 26.27% है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको रूर प्रदेश भी बोला जाता है, ये याद रखना है। टोटल फॉरेस्ट कवर 29.61% है, ये याद रखना है। किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मानसून डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो पार्श्वनाथ हिल है, उसकी हाइट क्या है, 1370 है मीटर है, फीट में 4490। तो इतनी अगर चीज़ें आपको याद है ना, एक क्वेश्चन फंस सकता है इससे। चलो आगे देखते हैं। अब इसका लोकेशन देखते हैं। इसका लेटीट्यूड देखोगे तो 21 डिग्री 58 मिनट है, याद रखना 21:58 है, 25:18 है नॉर्थर्न में। मतलब देखो जैसे कि मान लो ये झारखंड है ना, ये झारखंड है, तो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये देखो ये है 21 और ये है 25। ये 21.58 है, 21 डिग्री 58 मिनट इसे बोलते हैं, तो 21:58 है, और ये 25:18 है। कितना है, 25:18। सेम उसी तरीके से अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें झारखंड का, तो ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये 83 है, 83:19 है, 83:19 है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये 87:57 है, याद रखना 87:57। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। कैसे करोगे आप, देखो फिर से बोलो आप, 21 से 25, 21:58, 25:18, 21 से 25, उसी तरीके से 83 से 87। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, चाहे ये ऐसे ऐसे हो, चाहे ऐसे ऐसे हो, ऊपर से ऊपर हो, सब में 4 का डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे कि 21 + 4 25 हो गया, और 83 + 4 87, तो 4 के अंतर में है, तो आपको ये कभी नहीं भूलोगे आप। एरिया अगर देखोगे तो टोटल झारखंड का जो एरिया है वो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे झारखंड के एरिया 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 80,000 से थोड़ा सा कम। ये अब आपको याद रहेगा। जो रूरल एरिया है, जो गांव वाला एरिया है, वो 77,000 है, 77,922 स्क्वायर किलोमीटर, और जो अर्बन एरिया है 1,792 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे गांव वाला एरिया कितना ज़्यादा है, अर्बन एरिया कितने कम है।
और अगर झारखंड को हम देखें पूरे कंट्री में, तो कंट्री के हिसाब से, पूरे इंडिया के हिसाब से उसका एरिया कितना परसेंट बनता है, तो 2.42%। कितना बनता है, 2.42%। और उसकी रैंकिंग क्या होगी एरिया के हिसाब से, इंडिया में 16th रैंक पे है, 16th रैंक पे। चलो इतना हमें थोड़ा बेसिक हमने देख लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कितने राज्यों से कनेक्ट होते हैं, कितनों राज्यों से जुड़ते हैं, उसके बाउंड्री जो है अब हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ पे बिहार है, बिहार से टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले है गढ़वा, गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है चतरा, चौथा है हजारीबाग, पांचवा है कोडरमा, छठा है गिरिडीह, सातवां है देवघर, आठवां है दुमका, नौवां है गोड्डा, 10वां है साहेबगंज। टोटल 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार से जुड़ते हैं। चलो देखते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से आप देख सकते हो, इससे भी टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कनेक्ट होते हैं वेस्ट बंगाल से। तो इसके भी हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। साहेबगंज, पाकुर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसवां, ईस्ट सिंहभूम। ये है टोटल 10 आपके वेस्ट बंगाल से जो डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं, जो कनेक्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट जुड़ता है, कनेक्ट होता है, वो है गढ़वा, वो है गढ़वा। छत्तीसगढ़ से गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। उड़ीसा से सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और ईस्ट सिंहभूम। इतने हैं। अब आप देख सकते हो कि झारखंड से कितने राज्य जुड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 ऐसे स्टेट हैं जो झारखंड से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, छूते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री। तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट में 2 हैं, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उत्तर प्रदेश। तो जो झारखंड स्टेट का जो बाउंड्री है किससे किससे टच होता है, तो 5 राज्य हैं जिनसे टच होता है। यदि आप लेंथ वाइज देखेंगे तो लेंथ 380 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि यह है नॉर्थ और यह है साउथ, ये 380 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और यदि आप ईस्ट से वेस्ट देखेंगे, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये है 463 किलोमीटर। कितना है, 463 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्थ से साउथ कितना है, 380 किलोमीटर, और आपका ईस्ट और वेस्ट कितना है, 463 किलोमीटर। चलो इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आखिर झारखंड का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, किस पीरियड में हुआ, अब हमें ये देखते हैं। तो साउथ ईस्ट सिंहभूम, ये जो साउथ ईस्ट सिंहभूम है, ये टर्सरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ, टर्सरी पीरियड में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, संथल परगना, ये गोंडवाना पीरियड में इनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। नॉर्थ पलामू, ये विंध्या पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ। साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, ये राजमहल ट्रैप के समय, जब राजमहल ट्रैप बन रहा था उस समय ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। धनबाद, गिरिडीह, संथल परगना, पलामू, ये आर्कियन पीरियड में फॉर्मेशन हुआ। तो आपको दिख सकता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट है इधर वाले हैं, ये वाले हैं, धनबाद, गिरिडीह, संथल परगना और पलामू है, क्योंकि ये आर्कियन पीरियड में इनका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे ओल्ड है, ये ओल्ड से यंग की तरफ जा रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, द हिस्ट्री ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, ये जो झारखंड के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका ज़मीन का फॉर्मेशन, उसका लैंड कैसे बना है, चट्टानें कैसे बनी हैं, ये उतना ही पुराना है जितना अर्थ का, जितना इंडिया का हिस्ट्री है। अगर आप जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो ना, अगर आप अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो झारखंड को, क्योंकि झारखंड का जो वहाँ का लैंड फॉर्म है, वहाँ की जो चट्टानें हैं, वहाँ का जो ज़मीन है, वो उतना ही पुराना है। तो इसको हम
क्रोनोलॉजी के बेसिस पे इसको हम इतने कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? आर्कियन रॉक सिस्टम। देखो बच्चों, इसमें आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज़ पढ़ना भी है। बहुत फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। आर्कियन रॉक सिस्टम ये आपको याद रखना है। विंध्यन रॉक सिस्टम, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम, पर्मियन ट्रियासिक रॉक सिस्टम, गोंडवाना रॉक सिस्टम, सिनोजोइक रॉक सिस्टम, फिर न्यू डिपॉजिट्स जो नए डिपॉजिट्स हुए हैं सबसे लेटेस्ट में, सबसे यंग में। तो इतने हैं टोटल 7 हैं। 7 आपको याद रखना है। कौन कौन सा? फिर से बता रहा हूँ, आर्कियन रॉक, विंध्यन रॉक, कार्बोनिफेरस रॉक, पर्मियन ट्रियासिक रॉक, गोंडवाना रॉक, सिनोजोइक रॉक और न्यू डिपॉजिट। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आर्कियन सबसे पुराना होता है, आर्कियन सबसे पुराना, तो ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी। खैर, अब देखो आर्कियन रॉक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, समझते हैं ना। ये देखो, ये है आर्कियन रॉक। अब ये आर्कियन रॉक सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट रॉक है, ठीक है। ये जो आर्कियन रॉक है, अब कोई चीज़ सबसे पुरानी है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? अब ये ज़मीन है, अब यहाँ से लावा निकल रहा है, जब लावा यहाँ पे ज़मीन पे गिरा तो ये धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होने लगा, सूखने लगा। उसके बाद जो चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ, लैंड का जो फॉर्मेशन हुआ, उसे कहते हैं आर्कियन रॉक। तो उसमें मिनरल्स किस तरीके के हमें किस फॉर्म में वो मिला? जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, ये आपको याद रखना है। ग्रेनाइट और नीस ये आर्कियन रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको पूछ सकता है कि ग्रेनाइट और नीस ये जो रॉक्स पाए जाते हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये आर्कियन रॉक के एग्जाम्पल, क्योंकि उसी समय ये बना था। अब धीरे धीरे इसका इरोजन हुआ, बारिश हुई, हवा चला, धीरे धीरे इसका इरोजन हुआ, फिजिकल इरोजन, चाहे केमिकल इरोजन, चाहे मैकेनिकल इरोजन, इस तरीके से। तो एक नए रॉक का फॉर्मेशन हुआ डिपॉजिट के कारण। रॉक्स टूटे तो फिर यहाँ पे डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट के बाद फिर इस रॉक का एक नया फॉर्मेशन हुआ, उसे कहते हैं धारवाड़ रॉक। याद रखना, उसे कहते हैं धारवाड़ रॉक। यानी कि ये जो आर्कियन रॉक सिस्टम है इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आर्कियन रॉक जो सबसे पुराना वाला है, दूसरा है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक में क्या होता है कि इसके बाद जो इसका फॉर्मेशन हुआ रॉक का डिपॉजिट के बाद, उसे कहते हैं धारवाड़ रॉक। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे लाइफ तो है नहीं, सिर्फ लावा है, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर तो होगा नहीं, कोई प्लांट तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमस नहीं है, यहाँ पे फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। तो ये भी फॉसिल्स फ्री है, ये भी फॉसिल्स फ्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो धारवाड़ रॉक है इतना पुराना है, इसलिए यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो जहाँ जहाँ धारवाड़ रॉक होंगे वहाँ वहाँ वैसे मिनरल्स पाए जाएंगे, हर जगह जहाँ जहाँ धारवाड़ होंगे सेम उसी तरीके के मिनरल हर जगह पाए जाएंगे। तो ये देखो, झारखंड में धारवाड़ रॉक को बोला जाता है कोलहन सिस्टम। देखो ये है कोलहन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में धारवाड़ रॉक को बोला जाता है कोलवन सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो रॉक्स हैं धारवाड़ वाले या फिर आर्कियन वाले कहाँ मिलते हैं? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसवान, यहाँ पे मिलता है। और ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड होते हैं, बहुत ही पुराने होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, निकल, गोल्ड, मैंगनीज, सिल्वर। अब बच्चों देखो ये है धारवाड़, ये कर्नाटका में भी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वहाँ भी ऐसा रॉक होगा, यानी कि वहाँ भी आयरन होगा, कॉपर होगा, बॉक्साइट होगा। तो सेम वहाँ पे भी ऐसा है। तो ये चीज़ याद करने का तरीका है कि अगर रॉक सेम है, रॉक का एज सेम है, तो वहाँ पे मिनरल भी सेम ही पाए जाएंगे। खैर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे रॉक का फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टाइम के साथ साथ होगा ही। तो उसके बाद जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ उसे कहते हैं विंध्यन रॉक, उसे कहते हैं विंध्यन रॉक, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस विंध्यन रॉक के समय ही पारसनाथ का फॉर्मेशन हुआ था। पारसनाथ जो आप देखते हो ना, पारसनाथ हिल, उसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर उसके बाद है देखो कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में ना क्या हुआ कि जैसे कि जो झारखंड वाला एरिया था उसके पहले वाले एरिया, झारखंड वाले एरिया पूरे के पूरे आइसबर्ग से, आइस कैप से ढके हुए थे सारे के सारे। इसलिए वहाँ पे जो लैंडफॉर्म का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो लैंडफॉर्म्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा आइस से इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि आइस की वजह से, आइस कैप्स की वजह से, आइसबर्ग्स की वजह से वहाँ पे उसका जो टेरेन चेंज हो गया है, वहाँ का रॉक सिस्टम चेंज हो गया है, वहाँ पे किस तरीके से डिपॉजिट्स हुए हैं, ये टोपोग्राफी कैसी है, वो इस चीज़ से, आइस कैप्स की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इस पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है।
आपको ये चीज़ समझना है। फिर उसके बाद पर्मियन ट्रियासिक पीरियड, पर्मियन ट्रियासिक पीरियड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू चैप्टर ऑफ, यहाँ पे फिर से इरोजन्स होते रहे, रॉक्स के नए हाईलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आफ्टर द विड्रॉल ऑफ कार्बोनिफेरस आइस बॉक्स कॉल्ड द पर्मियन ट्रियासिक इपोक एट दिस टाइम सबस्टांशियल इरोजन ऑफ हायर पार्ट्स अकर्ड, बहुत ज़्यादा इरोजन्स हुए जिसमें महादेव रेंज वॉज क्रिएटेड एट दिस टाइम, महादेव रेंज का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पे द रिमेन्स ऑफ दैट टाइम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बैरन इन ढाई भूम, जो ढल भूम है वहाँ भी कुछ आपको इसके रिमेन्स मिल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन झारखंड वॉज द फॉल्ट। अब देखो इसी पीरियड में फॉल्ट हुआ, कहाँ पे, दामोदर और सोन रिवर में फॉल्ट हुआ, विच अफेक्टेड द इंटायर फ्लो सिस्टम, जिसकी वजह से आप देखते हो कि उसी जो फॉल्ट हुआ था उसी फॉल्ट में दामोदर नदी और सोन नदी बहती है, और इससे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये सारी चीज़ें। मेन कॉज ऑफ द फॉल्ट हेयर वॉज द राइज ऑफ काराकोरम रेंज, और ये बता रहा है कि ये जो फॉल्ट है ये फॉल्ट किस वजह से हुआ है, तो काराकोरम रेंज की वजह से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको इसी तरीके से बच्चों देखो याद करना है, कैसे कैसे कि पर्मियन ट्रियासिक पीरियड में फॉल्ट हुए, इसमें सो नदी और दामोदर नदी बहने लगी। कार्बोनिफेरस पीरियड में आइस कैप से पूरा ढका हुआ था। विंध्यन में पार्श्वनाथ हिल उसी समय बना, और आर्कियन में आपको बताया था आर्कियन 2 पार्ट का है, ग्रेनाइट नीस सबसे पुराना वाला आर्कियन वाला, फिर उसके बाद धरवाड़ आया, धरवाड़ उसके डिपॉजिट के बाद बना। यहाँ पे फॉसिल्स नहीं है, यहाँ पे सारे मिनरल्स हैं। तो बच्चों देखो इसी तरीके से आपको याद रखना है ना। फिर उसके बाद है गोंडवाना रॉक सिस्टम। गोंडवाना रॉक सिस्टम, देखो बच्चों गोंडवाना रॉक को हम कोल एरा भी कहते हैं। अगर हम गोंडवाना पे अगर बोलेगा कि किस पीरियड में कोल ज़्यादा हमें मिलने लगा, कोल का फॉर्मेशन होने लगा, तो याद रखना वो है गोंडवाना रॉक सिस्टम है। मोस्टली जो कोल आज हमें मिलता है तो सारा का सारा गोंडवाना पीरियड का ही मिलता है हमें, ठीक है। तो क्योंकि उस पीरियड में क्या हुआ था कि जो ट्री थे, प्लांट्स थे, वो आगे चल के इसमें जो समा गए और कई सालों के बाद वो कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए कोयले में, इसीलिए हम गोंडवाना पीरियड में ही इसे कहते हैं कि ये कोयला जो है गोंडवाना पीरियड का ही है। और इसी समय देखो बच्चों, इसी समय जैसे डेक्कन लावा निकला है ना, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, जो डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से राजमहल ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे लावा इसमें निकला था, अंदर से ज़मीन के नीचे से लावा निकला और ट्रैप की तरह यहाँ पे सीढ़ी की तरह इस तरीके से कई किलोमीटर तक ये फैल गया। इसे राजमहल ट्रैप कहते हैं। जैसे वहाँ पे डेक्कन ट्रैप कहते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में, यहाँ पे राजमहल ट्रैप कहते हैं। और इसका पीरियड भी सेम है, जैसे गोंडवाना का है ना, सेम वैसे इसका भी पीरियड है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ये देखो सीनोजोइक है, और ये क्लैश होता है हिमालय के क्रिएशन के समय। तो कैसे इसमें ये बताया गया कि कैसे छोटा नागपुर प्लेटू और कैसे पैट वाला रीजन, कैसे इसका राइज हुआ, कैसे ये आगे बढ़े। तो इसका राइज सेम उसी प्रकार से जैसे हिमालय का राइज है। जैसे हिमालय का राइज हुआ कि पहला जो फोल्ड हुआ तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो वाला है, जो सबसे हायर माउंटेन है हिमालय में, उसका फॉर्मेशन हुआ। फिर सेकेंड राइज में जो सेकेंड फोल्ड बना उसमें फिर हमारा मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। फिर थर्ड राइज में हमारा लास्ट वाला शिवालिक बना। सेम उसी प्रकार से इसमें भी राइज हुआ है, फर्स्ट राइज, सेकेंड राइज, थर्ड राइज, जिसमें जो है पहले इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पैट रीजन और छोटा नागपुर, यहाँ पे ये देखो ये है पैट रीजन। फर्स्ट राइज में क्या हुआ कि जो पैट रीजन है वो 1000 फीट ऊंचा हो गया। फिर सेकेंड राइज में पैट रीजन 1000 फीट और ऊंचा हो गया, और ये छोटा नागपुर प्लेटू है अब ये भी 1000 फीट हो गया। यानी कि अब छोटा नागपुर प्लेटू 1000 फीट हो गया, और उससे और 1000 फीट कितना हो गया, पैट रीजन का हो गया। तो यानी कि पैट रीजन टोटल 2000 फीट हो गया और छोटा नागपुर टोटल 1000 फीट हो गया। सेम उसी प्रकार से थर्ड राइज में फिर से ये इंक्रीज़ होता है 1000 फीट। तो इस तरीके से आप देखो पैट रीजन टोटल 3000 फीट हो जाता है, और ये जो आपका छोटा नागपुर वाला है वो उसके हिसाब से थोड़ा सा और कम रहता है। तो ये देखो हाइट इस तरीके से बढ़ी है। अब ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट जो पीरियड आता है न्यू डिपॉजिट्स का पीरियड आता है, जो नए डिपॉजिट्स होते हैं,
नए लेवल पे जो डिपोजिशंस होते हैं, इरोजन्स होते हैं, तो उसमें नए तरीके का लैंड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। इसमें फ्लड प्लेन्स भी देखो इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि रिवर इसमें फ्लो होने लगी है, वो भी कुछ मिट्टी लेके आ रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम इसका जोग्राफिकल इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन टाइप का हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं अब इसमें। देखो ये जो झारखंड है, इसका नाम झारखंड कैसे पड़ा? तो ये जो झाड़ है ना, झाड़, इसके झाड़ की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा झाड़ है, तो ऐसा कोई खंड, खंड मतलब ज़मीन, तो झाड़ वाला मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है वैसा वाला खंड, वैसी वाली ज़मीन, इसलिए इसका नाम पड़ा झारखंड। इसका नॉमेनक्लेचर, इसका लोकेशन कैसे है, तो आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इसका लैटिट्यूड क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना 4 का डिफरेंस है, 21 + 4 25 है, और 58 और 18 आपको याद करना पड़ेगा, और 83 19 है, उसमें 4 ऐड कर दो, 87 57 हो गया। विड्थ ईस्ट से वेस्ट में 467 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ में 380 किलोमीटर है, ऐसे है 467 किलोमीटर, ऐसे 380 किलोमीटर, ये भी हमने देखा था इसमें। अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज आपको पता है कि बिहार नॉर्थ से कनेक्ट होता है, उड़ीसा साउथ से, वेस्ट बंगाल ईस्ट से, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश वेस्ट से। और टोटल राज्य कितने हैं जो कनेक्ट होते हैं? टोटल 5 राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसका शेप कैसा है झारखंड का? इसका है क्वाड्रिलेटरल। कैसा है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया कितना है? तो 80,000 से थोड़ा सा कम, 79,714 किलोमीटर। रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, 77,000 किलोमीटर, 922 स्क्वायर किलोमीटर। अर्बन एरिया कितना है? 1,792 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं शेयर ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया। अब इंडिया में झारखंड कितना एरिया है? टोटल 2.42% है। और झारखंड का प्लेस क्या है? 16th पोजीशन है। लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है? तो नॉर्थ छोटा नागपुर है। स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा है? तो पलामू है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है सिंहभूम, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, रामगढ़ सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट है आपको याद रखना है सिंहभूम, ठीक है। क्लाइमेट फॉर मेन क्रॉप कौन सा है? मानसून। देखो आपको पता है ना, ट्रॉपिकल मानसून यहाँ का क्लाइमेट है। एवरेज रेनफॉल लगभग 140 सेंटीमीटर हो जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। टोटल अरेबल लैंड, अरेबल मतलब जहाँ पे खेती हो सके, वो 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर है। और नेट सोन एरिया, जितने वहाँ पे कितने एरिया पे वहाँ पे खेती होती है, तो 18.07 लाख हेक्टेयर। पैडी, ये पैडी के लिए, पैडी यानी कि जो चावल की होती है खेती, वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और टोटल फॉरेस्ट कितना है? तो टोटल फॉरेस्ट है 23,611 स्क्वायर किलोमीटर में। परसेंटेज में देखें तो 29.62% है, इतना टोटल फॉरेस्ट है। टोटल लैंड का इतना फॉरेस्ट है। और टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है? तो 1.95 लाख हेक्टेयर, इतना ही सिर्फ और सिर्फ इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे आसानी से पानी मिल जाता है। और पर कैपिटा अगर हम फॉरेस्ट देखें तो कितना है? देखो कहीं कहीं 0.079 यहाँ पे दिखा रहा है, तो 0.08 हेक्टेयर। आप इसे मान लो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट पर कैपिटा जो फॉरेस्ट अवेलेबल है वो 0.08, ये चीज़ मान के चलो आप, क्योंकि कहीं कहीं ये भी लिखा होता है। तो यहाँ पे हमारा झारखंड का जो ज्योग्राफी है वो चीज़ कंप्लीट होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट हम अपना वीडियो आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम सेंसस पढ़ेंगे और फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और पढ़ना है, तो ये वो भी मुझे बताएं, क्योंकि झारखंड PCS ये हमारा टारगेट है, ये हमारा पर्पस है। इसमें सारा में झारखंड स्पेसिफिक जो GS2 में आता है, पेपर सेकंड में आता है, वो चीज़ कंप्लीट कराना है। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे मैं क्लास एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।